Good evening to all of you. Once again, most welcome to all of you on my YouTube channel इंग्लिश बाय बिहारी बाबू। जी हाँ, बिल्कुल साधारण अंदाज में, साधारण लफ्ज़ों में हम लोग फिर से इस आर्टिकल को समझेंगे। आज का आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस से उठाया गया है। आज का आर्टिकल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जो आज टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार है। आज का टॉपिक उन सारे एस्पायरेंट्स, खास करके यूपीएससी के जो एस्पायरेंट्स हैं, जो पीसीएस के एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए ये उपयोगी है, क्योंकि उन्हीं से संबंधित चीज़ों को बताया जा रहा है इस आर्टिकल में। ठीक है, हालांकि ये तो उपयोगी सारे कॉम्पिटिटिव विद्यार्थियों के लिए है, इंग्लिश सीखने के ध्येय से। आज का आर्टिकल का जो हेडलाइन है, जो टाइटल है, वो टाइटल आप लोगों के स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, इसलिए हम बता देते हैं। फ्रॉम सर्विस टू सर्विस्ट्यूट, फ्रॉम सर्विस टू सर्विस्ट्यूट, यानी सेवा से दासवत तक, यानी सेवा से गुलामी तक। कहने का मतलब ये है, यही इसका टाइटल है। टाइटल का अर्थ हुआ सर्विस मतलब सेवा और सर्विस्ट्यूट मतलब गुलामी, यानी सेवा से गुलामी तक। यानी कहने का मतलब है कि कैसे आईएएस और आईपीएस अधिकारी जाते तो हैं सेवा के लिए, लेकिन वो गुलाम कैसे बन जाते हैं, उसके बारे में ये जाने माने नेता पी चिदम्बरम साहब यही इस पे चर्चा कर रहे हैं। और इनसे बेहतर कौन जानता है, जो तकरीबन 3-4 बार वित्त मंत्री भारत सरकार में रह चुके हैं, एक बार तो गृह मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा एक इनका और सबसे भारी उपलब्धि है, 105 दिन ये तिहाड़ जेल में भी रह चुके हैं। ठीक है, तो अब आप इनसे देख सकते हैं 105 दिन तिहाड़ जेल में रहने का कारण आईएनएस जो मीडिया से संबंधित कोई मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित इन पे केस चल रहा था, उसी में उनका जाना पड़ा था। खैर जो भी हो, ये बात की बात है। इनके हम लोग लेखन कला की बात करें। चलिए, आज के हम लोग हेडलाइन को समझ लिए हैं और अब हम लोग इनके विचारों को समझते हैं, इनका कहने का। हालांकि एक चीज़ हम लोगों को माइंड में बैठा लेना है, ये विपक्ष के नेता हैं, कभी भी मोदी सरकार के पक्ष में नहीं लिख सकते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा, कम ना कम क्रिटिसाइज जरूर करेंगे अपने लेखन कला में। ठीक है, तो आगे चलते हैं, फिर भी पढ़ेंगे क्योंकि जानकार तो है, एजुकेटेड तो है। The proper response will be to correct the negative perceptions of service under the मोदी गवर्नमेंट्स। मोदी गवर्नमेंट्स के अंडर में प्रॉपर रिस्पॉन्स यानी एक उचित कदम, विल बी करेक्ट यानी वो सही कर देगा निगेटिव परसेप्शंस जो भी है, जो भी ये आईएएस और आईपीएस के सर्विस में जो भी नकारात्मक परसेप्शंस है, ये मोदी सरकार बेहतर कदम उठाकर इसको सही कर सकता है, कर देगा। एंड आगे कह रहे हैं, एंड टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, और एक्सप्लोर करें एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को, यानी एक्सप्लोर मतलब जांचे, खोज करे। एक्सप्लोर मतलब खोज करे एक वैकल्पिक सॉल्यूशंस यानी विकल्प को। ये जो विकल्प लेकर आया है वो ठीक नहीं है, दूसरा विकल्प को खोज करे मोदी सरकार। आगे देखिए, थोड़ा सा यहां पे इस पहले तो दूसरा विकल्प को ये मोदी सरकार ढूंढे, खोजें। एक्सप्लोर मतलब खोजना, ढूंढना, अल्टरनेटिव मतलब विकल्पिक। वन सजेशन इज टू, एक सजेशन भी ये दे रहे हैं, वन सजेशन इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रिक्रूटेड एनुअली। एक इनका सजेशन है कि ये इंक्रीज करे, मोदी सरकार इंक्रीज करे रिक्रूटेड एनुअली, यानी जो रिक्रूटेड यानी जो वैकेंसीज हैं उसको एनुअली इंक्रीज करे, यानी वार्षिक दर से बढ़ाए वैकेंसीज को। सो डेट, ताकि आगे सो डेट एक कंजंक्शन है, ताकि द अबंडेंस ऑफ ऑफिसर्स यानी जो प्रचुरता, अबंडेंस मतलब होता है प्रचुरता, अधिकारियों का प्रचुरता यानी पर्याप्तता, विल ओबलाइज द स्टेट्स, विल ओबलाइज वो लोग काम करें,
ऑब्लाइज यानी ऑब्लिगेशन से बना ऑब्लाइज, ऑब्लाइज यहाँ पे वर्ब की भूमिका में है। द स्टेट्स यानी स्टेट्स, सारे राज्य स्टेट्स के सारे सरकारों के लिए वो लोग काम करें। टू डिप्यूटेड ऑफिसर्स टू सेंटर्स, और स्टेट्स डिप्यूटेट करें यानी स्टेट्स भेजे सेंटर के लिए भी काम करने के लिए। यदि उनके पास पर्याप्त मात्रा में रहेगा तभी तो स्टेट्स भेजेगा। जाइए, पता चले स्टेट्स के पास है ही नहीं और वो कह रहा है कि आप आईएएस अधिकारी भेजिए, आप आईपीएस अधिकारी भेजिए, तो कहाँ से कोई भेजेगा। इसलिए ये सजेशन दिए हैं कि रिक्रूट करें अधिक से अधिक वार्षिक दर से, ताकि ये दिक्कत ना हो। अनदर सजेशन ये दे रहे हैं, एक अन्य सजेशन जो ये दे रहे हैं, अनदर सजेशन इज टू आइडेंटिफाई एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिक्रूटमेंट ए स्मॉल नंबर ऑफ विलिंग ऑफिसर्स एज हार्डकोर। और एक अनदर सजेशन, एक अन्य सजेशन दे रहे हैं कि आइडेंटिफाई करे, सरकार पहचानित करे रिक्रूटमेंट के समय ही, जब ये भर्ती हो रहा है, रिक्रूटमेंट मतलब होता है जब ये भर्ती होता है इन आईएएस अधिकारियों का, आईपीएस अधिकारियों का, उसी समय एक छोटा नंबर, छोटा संख्या में जो लोग इच्छुक हों, जो ऑफिसर इच्छुक हो हार्डकोर के लिए, एंड अपॉइंटेड दैम, और उन लोगों को अपॉइंटेड करे यानी उन लोगों को नियुक्त करे, दैम टू सर्विस एक्सक्लूसिवली अंडर द सेंटर, यानी केवल केंद्र सरकार के अंदर के लिए सेवा देने के लिए ही उन लोगों को रिक्रूट करे, भरे। शुरुआती फेज में ही जब उन लोगों का परीक्षा लेकर जब वो लोग निकलते हैं तो उन लोगों को देखे कि आप लोग का इच्छा है सेंट्रल सरकार में काम करने के लिए, तो आइए। शुरू में ही एक इनका अनदर ये विचार है। आगे कह रहे हैं एज, आगे जो हो रहा है, एज वाज द प्रैक्टिस इन आईपीएस, जैसे ये प्रैक्टिस होता था आईपीएस में, यानी इंडियन पुलिस सर्विस में जैसे पहले प्रैक्टिस होता था। चलिए, ये सबटाइटल था, यही मेन इनका पॉइंट्स था जो इस पे ये चर्चा किए हैं। आगे फिर चलते हैं, अब वो आर्टिकल में आते हैं। आर्टिकल आज का लंबा है, हम पहले ही बताए हैं, लेकिन बहुत मीनिंगफुल है और इसका कहानी समझते चलना है। द थ्री लेटर, जो तीन ये शब्द हैं आईएएस, स्टैंडिंग फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये खड़ा है भारतीय प्रशासनिक सेवा पर। तीनों शब्द का मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा होता है। हैव ए मैग्नेटिक क्वालिटी अबाउट देम, इसके पास एक मैग्नेटिक यानी चुंबकीय यानी एक आकर्षित क्वालिटी है उन लोगों के लिए, यानी अबाउट देम यानी उन लोगों के लिए। इवन आफ्टर, यहां तक कि 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के 75 साल बाद भी ये एक बहुत ही यूनिक जॉब रहा है, एक बहुत ही मैग्नेटिक क्वालिटी है इसमें उन सभी विद्यार्थियों के लिए। 75 साल के बाद भी, देश को आजाद हुए 75 साल हो गया है, उसके बावजूद भी। आगे चलते हैं। दे रिप्रेजेंट यानी जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, दे रिप्रेजेंट सोशल स्टेटस, वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं सोशल स्टेटस, पावर एंड एश्योर्ड इनकम, उन लोगों का सुनिश्चित हो जाता है एक इनकम, एक आय, फॉर अबाउट 30 to 35 ईयर्स, यानी 32 से 35 साल के लिए। पेंशन फॉर लाइफ, जीवन के लिए पेंशन। प्री रिक्विजिट्स मेडिकल्स, यानी सकारात्मक मेडिसिन केयर भी उन लोगों को मिलता है। एंड मोर ऑफन देन नॉट जॉब सेटिस्फैक्शंस, और कभी कभी तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा मिलता है और कभी कभी नहीं मिलता है जॉब सेटिस्फैक्शंस। हाँ, बात सही है, बहुत सारे आईएएस अधिकारी अपने जॉब के साथ खुश रहते हैं, बहुत सारे नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके पास समय एक्स्ट्रा नहीं बचता है परिवार को देने का, इसलिए वो लोग निराश भी रहते हैं। आगे देखिए, ए रंग और टू बिलो इज द इंडियन पुलिस सर्विस, और इससे जो दूसरा जो निचला सतह है वो इंडियन पुलिस सर्विस है। रंग मतलब होता है एक निचला स्तर, या टू बिलो या दूसरा जो निचला स्तर है वो इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस है। नियरली, आगे यानी संभवतः 2 लाख यानी 2 लाख यंग मैन and women go through a process of written examinations,
तकरीबन 2 लाख विद्यार्थी इसमें लड़का और लड़कियां यानी शामिल होते हैं। गो थ्रू ए प्रोसेस ऑफ रिटन एग्जामिनेशंस, ये एक रिटन एग्जामिनेशन से आते हैं। रिटन एग्जामिनेशंस में 2 लाख बैठते हैं। उसके बाद से एंड प्रोसेस ऑफ रिटन एग्जामिनेशंस एंड इन इंटरव्यू टू बी इंक्लूडेड अमोंग 400 कैंडिडेट्स। बात समझिएगा क्या लेखक कह रहे हैं। और वो इंक्लूडेड होते हैं अमोंग 400 स्टूडेंट्स, यानी 400 विद्यार्थियों में। पहले तो वो 2 लाख विद्यार्थियों में मेंस लिखते हैं। मेंस लिखने के बाद से जब उन लोगों का ये होता है तो इंटरव्यू में भी वो छंट कर आते हैं और वो लोग 400 के अंदर होते हैं। उनका रैंक यानी 101 से लेकर 400 के बीच में रहता है। उन्हीं लोगों को आईएएस और आईपीएस बनाया जाता है। बाकी लोगों को अदर, जो 400 से ऊपर जाता है उनको अदर विभाग में भेज दिया जाता है। और ये यूपीएससी का 2 सर्विसेज बहुत ये मतलब अट्रैक्टिव है, मैग्नेटिक है। ठीक है, ये बात कह रहे हैं चिदम्बरम साहब। आगे चलते हैं। हु आर सेलेक्टेड टू द 2 सर्विसेज, ये 400 विद्यार्थी जो होते हैं रैंक 1 से लेकर 400 रैंक तक, ये 400 विद्यार्थी सिलेक्टेड होते हैं 2 सर्विसेज में, यहाँ तक सर्विसेज में। द रिजर्वेशंस फॉर शेड्यूल्स कास्टेस एंड शेड्यूल्स ट्राइब्स एंड लेटरली फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो रिजर्वेशंस मिलता है शेड्यूल्स कास्टेस के लिए, शेड्यूल्स ट्राइब्स के लिए और बाद में बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ऑल टुगेदर यानी ये सारे सभी लोग नॉट एक्सीडिंग 49.5%। ये लोग एग्जाम में ऊपर नहीं जाते हैं, ऊपर नहीं प्राप्त अंक ऊपर नहीं प्राप्त कर पाते हैं, यानी 49.5% इनको अंक मिलता है। लेकिन हैज मेड द 2 सर्विसेज एन इंस्पिरेशनल गोल फॉर millions of students belonging to the disadvantaged community। देखिए ये जो है ना, इसका सब्जेक्ट रिजर्वेशंस हो जाएगा। रिजर्वेशंस हैज मेड 2 सर्विसेज एंड इंस्पिरेशनल, यानी रिजर्वेशंस ने इंस्पिरेशनल बना दिया ये दोनों सर्विसेज को, आईएएस और आईपीएस को। गोल फॉर मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी लाखों विद्यार्थियों के लिए, बिलोंगिंग्स टू डिसएडवांटेज कम्युनिटी, जो निचले तबके से आते हैं, जो काफ़ी गरीब तबके से आते हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए, क्योंकि उन लोगों का आरक्षण मिलता है। आगे देखा जाए, द आईएएस एंड आईपीएस ओवर सक्सेसर, जो आईएएस और जो आईपीएस वर सक्सेसर, जो उत्तराधिकारी होते थे, वर यानी होते थे, रिस्पेक्टिवली क्रमशः टू आईसीएस एंड आईपी, यानी आईएएस को पहले आईसीएस कहा जाता था, आईपीएस को पहले आईपी कहा जाता था, इंडियन पुलिस कहा जाता था, अंडर द ब्रिटिश रूल के अंडर में, विच हैड एक्वायर्ड द मोनकर स्टील फ्रेम्स, विच हैड एक्वायर्ड, जिसको संचित किया गया, एक्वायर्ड मतलब संचित किया गया, मोनकर उपनाम से, उपनाम, मोनकर मतलब क्या होता है, उपनाम से इसे संचित किया गया, इस नाम को बदल दिया गया और वो नाम रखा गया स्टील फ्रेम में, जो एक स्टील फ्रेम बना आईएएस और आईपीएस के लिए, उस फ्रेम में ये आईसीएस और आईपी को बदला गया, उपनाम के थ्रू इसको रख दिया गया। आगे चलिए, द मेंबर ऑफ 2 सर्विसेज, ये जो सदस्य होते हैं दोनों सर्विसेज के, आईएएस और आईपीएस, रेंडर स्टलर सर्विस, यहाँ रेंडर वर्ब है मेंबर का, ये बहुत प्रस्तुत करते हैं स्टलर सर्विसेज, एक जबरदस्त, एक ताकतवर, ये एक सेवा है। स्टलर मतलब क्या होता है, ताकतवर, जबरदस्त, एकदम मजबूत एक सेवा है। ये दोनों जो सेवाएं हैं ये मजबूत हैं, इसके सदस्य जो आते हैं वो मजबूत होते हैं। द पॉपुलर ओपिनियन, लेकिन एक जो बहुत ही प्रसिद्ध व्याख्यात जो ओपिनियन है आम लोगों का, दो इज डेट ए नंबर ऑफ इल्स हैव क्रेप्ट इनटू द सर्विसेज, ये जो नंबर ऑफ इल्स यानी जो बुराइयां हैं, यानी जो बुराइयां का संख्या है, हैव क्रेप्ट यानी वो लंगड़ा बना दिया है, क्रेप्ट मतलब रेंग, इसके वजह से रेंग रहा है ये सर्विसेज, ऐसा मान लीजिए, क्रेप्ट मतलब रेंगना, रेंग रहा है सर्विसेज इनटू द सर्विसेज, इस सर्विसेज में ये रेंग रहा है ये बुराइयां। ठीक ना, कुछ बुराइयां ऐसे हैं जो पॉपुलर ओपिनियन में जो रेंगता है इस सर्विसेज में,
among the ill is that some members crave among the ill यानी उस बुराइयां में that some members यानी जो आईएएस एस्पायरेंट्स के जो आईएएस या पीसीएस जो सॉरी आईपीएस जो होते हैं मेंबर्स क्रेव पॉलिटिकल पेट्रोनेज वो लोग क्रेव्स यानी लालसा रखते हैं यानी लालच रखते हैं राजनीतिक संरक्षण का पेट्रोनेज मतलब होता है संरक्षण आप भी आईएएस बन जाते हैं आप भी आईपीएस बन जाते हैं तो लालसा हो जाता है कि हमारा भी पॉलिटिकल लिंक रहे जहां चाहे तहां पोस्टिंग करा लेंगे इसलिए वो लोग पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं लालसा रखते हैं ये एक बुराई है ऐसा नहीं रखना चाहिए ठीक है ना खास करके ये लोग तो पढ़े लिखे लोग जाते हैं इतना मेहनत करके निकल कर जाते हैं इस बेरोजगारी के आलम में एंड द पॉलिटिकल अथॉरिटी इज ओनली टू विलिंग टू एक्सटेंड पैट्रोनेज और पॉलिटिकल अथॉरिटी ही इज ओनली टू विलिंग्स और पॉलिटिकल जो अथॉरिटी है उसका ये इच्छा रहता है कि ये संरक्षण प्राप्त कराया जाए संरक्षण दिया जाता रहे आगे देखिए द स्टील फ्रेम इज नो लॉन्गर एज स्टर्डी एंड अपराइट एज वन वुड हैव डिजायर्ड जो ये स्टील फ्रेम है जो आईएएस और आईपीएस का जो एक स्टील फ्रेम है वो इज नो लॉन्गर एज स्टर्डी ये एक मजबूत नहीं रहा एक मजबूत नहीं रहा एंड अपराइट्स और उतना ऊपर ये नहीं तक काम किया ये स्टील फ्रेम जो बना इनके लिए जो रूल स्टील फ्रेम में जो इनके लिए रूल नियम जो बना वो उतना कामयाब नहीं रहा एज वन वुड हैव डिजायर्ड जैसे सभी को अनुमान था ठीक ना वैसा ये नहीं रहा आगे अब चलते हैं स्टील फ्रेम का जो रूल है वो उतना बेहतर नहीं रहा जैसे सब आदमी को अनुमान था वुड हैव डिजायर्ड यानी अनुमान था आगे कह रहा है थोड़ा सा कुछ नीचे नहीं ना छूटा है देख लेते हैं फिर हम लोग चलते हैं पता चले नीचे छूट जाने के बाद से दिक्कत हो जाएगा नहीं छूटा है चलिए सॉरी फॉर इंटरप्शन वंस अगेन ब्रिज एंड इन द ऑब्जर्वेंस अगर पालने के बजाय वो स्टील फ्रेम के जो नियम हैं वो पालने के बजाय उसको तोड़ दिया गया ब्रीच कर दिया गया ब्रीच मतलब उल्लंघन कर दिया गया है उन्हीं आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के द्वारा ये लोग राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करने लगते हैं जब सिस्टम में जाते हैं तो देखिए बोले ना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का एक द कैडर रूल आप चलिए कैडर रूल को ही ले लें विच आर नाउ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ brewing dispute between the central governments on the one hand and several state governments on the other hands आप कैडर रूल को ही ले लीजिए विच आर नाउ सब्जेक्ट्स जो एक आज सबसे बड़ा एक मुद्दा बना है उभरता हुआ ब्रोइंग मतलब होता है एक बहुत बड़ा उमड़ रहा है यानी एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट यानी बहुत बड़ा विवाद उमड़ रहा है सेंट्रल सरकार के बीच में और बहुत सारे राज्य सरकारों के बीच में इस मैटर को लेकर कैडर रूल को लेकर ठीक है ये एक बहुत विवादास्पद एक ये मैटर बन गया है क्योंकि भारत सरकार इसमें बदलाव करना चाहती है आगे मिलेगा भी आप लोगों को आईएएस कैडर रूल एंड आईपीएस कैडर रूल वर मेड इन 1954 जो आईएएस कैडर रूल्स है एंड आईपीएस कैडर रूल ये बने थे 1954 में एंड आर सिमिलर और अभी भी ये सामान्य है सिमिलर है बट नियरली एवरी रूल इज वायलेटेड इन प्रैक्टिस खुद चिदम्बरम साहब लिख रहे हैं जो रह चुके हैं यानी इनके समय में भी प्रैक्टिस में ये वायलेशन हुआ होगा उल्लंघन हुआ होगा ठीक है तो वही कह रहे हैं कि तकरीबन सारे रूल को उल्लंघन किया जाता है जमीनी स्तर पर ठीक है बना तो है कैडर रूल कह रहे हैं जो कैडर रूल में जो रूल नंबर 5 है 5
प्रोवाइड ऑल एलोकेशन ऑफ मेंबर्स टू वेरियस कैडर। रूल नंबर 5 कहता है कि एलोकेशन यानी बांटा जाता है, जो भी सदस्य चूज करके आते हैं यूपीएससी के माध्यम से, उन लोगों को वेरियस कैडर, विभिन्न कैडर को बांटा जाता है, विभिन्न कैडर मिलता है, किसी को राजस्थान मिलता है, किसी को देहरादून, किसी को कहीं कहीं कहीं, ये कैडर है, स्टेट्स यानी कैडर मिलता है। द मेथड्स फॉलोड बाय मैनी ईयर्स वाज ट्रांसपेरेंट्स, और इस मेथड्स को बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट रूप से फॉलो किया गया बहुत साल तक, बट इन इनफ्लेक्सिबल, लेकिन फिर भी इसमें कहीं ना कहीं लोचा तो है। इनफ्लेक्सिबल यानी ये नाजुक तो रहा, इनफ्लेक्सिबल मतलब नाजुक तो रहा है। द मेथड्स हैज बीन ट्विक्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, गिविंग राइजिंग टू क्वेश्चंस एंड डाउट्स। जो मेथड्स है ये ट्विक मतलब होता है बदलाव, यानी समय अनुसार, समय दर समय ये बदलाव होता गया। जैसे इस पर संदेह और क्वेश्चंस उठा, इस मेथड में बदलाव होता गया, यानी कैडर के मेथड में। येट द एलोकेशन इज रिलक्टेंटली एक्सेप्टेड बाय मैनी कैंडिडेट्स हु डेयर नॉट प्रोटेस्ट। यहाँ तक कि येट यानी यहाँ तक कि जो एलोकेशंस होता है, एलोकेशंस इज रिलक्टेंटली यानी जो बांटा जाता है कैडर का, वो अनिच्छा रूप से ही एक्सेप्टेड कर लिया जाता है उन कैंडिडेटों के द्वारा जो यूपीएससी पास करके आते हैं, हु डेयर नॉट प्रोटेस्ट। वो लोग नहीं चाहते हैं, वो साहस नहीं दिखाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। उनको जो भी कैडर मिलता है उनको मन भी नहीं करता है उस राज्य में काम करने का, लेकिन फिर भी चले जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए Rule 7 promise that a cadre officer shall hold a post for the prescribed minimum tenure. रूल 7 कहता है, रूल 7 में यह वादा किया जाता है कि एक कैडर ऑफिसर शैल होल्ड यानी वह रह सकता है, रहेगा यानी आयोजित मतलब वो स्थापित हो सकता है पोस्ट पर जो वो प्रिस्क्राइब करता है कि भैया हमें यह कैडर दे दिया जाए, तो उस पोस्ट पर वो जा सकता है मिनिमम टेन्योर के लिए, यानी कुछ सालों के लिए। ठीक ना, यानी मिनिमम टेन्योर यानी कुछ काल के लिए वो रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो प्रिस्क्राइब कर रहा है, बोल रहा है, तो उसे दे देना चाहिए, ऐसा नियम है, रूल नंबर 7 कह रहा है कैडर रूल का। बट द रूल हैज़ मेरली इग्नोर्ड। देखिए यहाँ पे व्यंग्यात्मक होते हुए वो लिख रहे हैं, बट रूल्स हैज़ merely ignored by every party, governments and transfer, abrupt, frequent and irrational। लेकिन जो रूल है उसे खुशी पूर्वक इग्नोर कर दिया जाता है। merely मतलब होता है खुशी पूर्वक, आनंद पूर्वक इग्नोर कर दिया जाता है। बेचारा वो जहाँ मांगता है काम करने का वहाँ नहीं भेजा जाता है, उसको दूसरा जगह भेज दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाता है। एवरी पार्टी गवर्नमेंट्स यानी प्रत्येक पार्टी के सरकार के द्वारा, और एब्रुप्ट अचानक, फ्रीक्वेंट्स लगातार, उसको इरेशनल असंगत रूप से बिना मतलब के उसका ट्रांसफर होता रहता है, हैव बिकम द नॉर्म्स। और यही आज एक सिस्टम का नॉर्म्स बन गया है और यही फॉलो हो रहा है। अगर किसी पॉलिटिशियंस को कोई अधिकारी नहीं जचता है तो उसका ट्रांसफर करवा दीजिए। यही आज सिस्टम का ये हो गया है, जो इसमें वो स्वयं लिख रहे हैं वो भी किए होंगे, इसीलिए खैर आज विपक्ष में है, हम तो बोले ही हैं। आगे देखिए रूल 8 एंड 9 स्टिपुलेट। रूल 8 और 9 जो है वो एक शर्त रखता है। स्टिपुलेट यानी एक शर्त, स्टिपुलेट यहाँ पे वर्ब है। स्टिपुलेट दैट कैडर एंड एक्स कैडर, देखिए कैडर एंड एक्स कैडर पोस्ट शैल बी फिल्ड बाय कैडर ऑफिसर्स। कैडर का जो पोस्ट है और एक्स कैडर का जो पोस्ट है, इसको भरा जाना चाहिए या भरा जाए कैडर ऑफिसर्स के द्वारा। जो यूपीएससी पास करके आते हैं उन्हीं ऑफिसरों के द्वारा इसको भरा जाना चाहिए। आगे देखिए, एंड नॉन कैडर ऑफिसर्स में बी अपॉइंटेड, नो डाउट नॉन कैडर ऑफिसर्स यानी जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स जो यूपीएससी पास करके नहीं आते हैं, जैसे सीजीएल एक यूपीएससी का ये नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अधिकारी कुछ दिन के लिए आईएएस के जब जगह खाली होता है तो उनके जो सबऑर्डिनेट अधिकारी जो ये सीजीएल वाले होते हैं वो पोस्ट पर जा सकते हैं। देखिए कह रहा है नॉन कैडर ऑफिसर्स, यानी नॉन कैडर ऑफिसर कौन होता है, ये सीजीएल वाले। तो सीजीएल वाले में भी अपॉइंटेड, ये अपॉइंटेड हो सकते हैं
टू दिस पोस्ट, उन पोस्टों पर, ये सारे पोस्ट पर ओनली टेम्पररी रूप में कैडर पोस्ट पर और एक्स कैडर पोस्ट पर वो लोग अपॉइंटेड होंगे, क्योंकि जब कैडर ऑफिसर नहीं होगा तो कोई ना कोई तो सीट पर चाहिए, इसलिए ये लोग अपॉइंटेड होते हैं। कौन? सीजीएल वाले। देखिए तो सीजीएल वाला का भी कितना महत्व है। आगे देखिए, बट दिस टू रूल्स हैव बीन वायलेटेड, लेकिन ये दोनों नियमों का उल्लंघन किया जा चुका है। एंड सो रूटीनली, और लगातार नियमित रूप से, डेट दे हैव इन इफेक्ट बिन रिपेल्ड, और जिससे ये जो दोनों नियम हैं, जो 8 और 9, अब यह निरस्त हो गया है। रिपेल्ड मतलब होता है निरस्त हो जाना, ठीक ना। इन इफेक्ट्स यानी इसका इतना ज़्यादा ये सारा नॉन कैडर अधिकारियों को रखकर ये किया गया है कि अब ये 8 और 9 का निरस्त हो गया है, यानी ये रूल तो है लेकिन अब काम इस पर नहीं होता है। द वर्स्ट वायलेशन इज द क्रिएशन ऑफ न्यूमरस एक्स कैडर पोस्ट इक्विवेलेंट टू कैडर पोस्ट। जो सबसे वर्स्ट जो वायलेशंस है, उल्लंघन है, क्रिएशन यानी बहुत अत्यधिक क्रिएशन कर दिया गया है एक्स कैडर पोस्ट को, और इसको इक्विवेलेंट कर दिया है कैडर पोस्ट पर। थोड़ा सा एक्स कैडर पोस्ट और कैडर पोस्ट को हम बताना चाहते हैं। एक्स कैडर पोस्ट मतलब तो समझ लीजिए वह पोस्ट जो एक रिटायरमेंट के फेज में होता है, उसको एक्स कैडर। कैडर पोस्ट जब आप तुरंत तो यूपीएससी पास करके जब आते हैं तो दोनों का पोस्ट तकरीबन समान कर दिया गया, बराबर कर दिया गया है, दोनों का पोस्ट वृद्धि हो गया है, ज़्यादा पोस्टें हो गई हैं। जैसे कि एग्जाम्पल भी देते हैं कि चीफ सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये दो गो एक्स कैडर पोस्ट होता है, चीफ सेक्रेटरी भी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके बाद से इंसान रिटायर कर जाता है, ठीक ना। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, अब बढ़ाकर ये वायलेशन कर दिया गया है नियमों को। एंड सेटिंग अनवांटेड ऑफिसर्स टू होल्ड द एक्स कैडर पोस्ट, जब बहुत सारे पोस्ट बढ़ा दिए गए हैं तो जब ये कैडर ऑफिसर नहीं मिलते हैं उस पोस्ट पर बैठाने के लिए, तो किसी भी खैरा गैरा नथु खैरा को उस पोस्ट पर, यानी मतलब सीजीएल के अधिकारियों को बैठा दिया जाता है। खैरा गैरा नहीं होते हैं, वो भी अनुभवी होते हैं, माफ कीजिएगा। तो ये कर दिया जाता है, लेकिन नियम यही है कि कैडर ऑफिसर उस पर जाएगा, यानी यूपीएससी से जो पास होगा वही जाएगा, ठीक है। हालांकि यूपीएससी से हल्का सा भी कम रुतबा एसएससी सीजीएल का नहीं है, ये बात सर्वसम्मति से लागू होता है। फिजिशियंस हेल्ड बाई सेल्फ, यानी जो फिजिशियंस भरेंगे अपने आप घाव को, ठीक है, ये हेडिंग है। स्टील फ्रेम इज ब्रोकन, जो स्टील फ्रेम है जिसमें कैडर रूल है वो ब्रोकन है, वो टूट चुका है, टूट गया है। देयर इज देयर इज वर्सन इन स्टोर, और उसके जो स्टोर है उसमें बहुत ही खराब चीज़ें एकत्रित हो गई हैं, वो टूट गया है, वर्सन हो गया है, उसका भंडारण मतलब बहुत खराब हो गया है, ऐसा कह लीजिए, ठीक ना। इट विल बी डिसमेंटल, बिल्कुल आप उसे डिसमेंटल चाहें तो कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, किया जाना चाहिए या किया जाए फ्यूचर में। ऑल टुगेदर यानी सभी को एक साथ कर सकते हैं। इफ द न्यू अमेंडमेंट्स proposed recently by central governments and vehemently opposed by several state governments, उसको डिसमेंटल करना चाहिए, नो डाउट, उसको बदलाव करना चाहिए, ये कह रहे हैं। लेकिन इफ न्यू अमेंडमेंट्स, लेकिन जो नया अमेंडमेंट्स है, जो नया सुधारे हैं, प्रपोज्ड रिसेंटली, जो हाल ही में प्रपोज किया गया है सेंट्रल सरकार के द्वारा, एंड विमेंटली अपोज, और बड़ा जोरदार से, विमेंटली मतलब जोरदार पूर्वक अपोज हो रहा है सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स के माध्यम से, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के माध्यम से। अब देखिए ये आर का जो वर्ब है ना, अमेंडमेंट्स है, अमेंडमेंट्स आर कैरिड थ्रू, लेकिन फिर भी अमेंडमेंट्स कैरिड हैं, जारी हैं, सुधार केंद्र सरकार कर रही है, मान नहीं रही है। कितना स्टेट गवर्नमेंट्स के होम मिनिस्ट्री ने तो लेटर लिख दिया है, ये गलत हो रहा है, ठीक नहीं है, क्योंकि कारण है इसमें बहुत सारा राजनीति छिपा हुआ है। आइए, द फर्स्ट अमेंडमेंट इज,
जो पहला अमेंडमेंट्स है इज intended to address the problem of inadequate number of officers disputed to central government under the deputations reserve of 40%। पहला जो अमेंडमेंट्स है, फर्स्ट जो अमेंडमेंट्स का जो इंटेंडेड जो इरादा है टू एड्रेस द प्रॉब्लम, यानी समस्या को हल करने का, यानी ये जो अपर्याप्त अफसरों के समस्या को हल करने का है। जो ये नियम है कि सेंट्रल सरकार के अंडर में जो डिप्यूटेशंस रिजर्व हो, यानी 40% अधिकारी आएंगे, ठीक ना। ये जो नियम है, इस नियम को और सुधार किया जा रहा है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स अधिकारियों को नहीं भेजती हैं। आगे देखिए, इन लास्ट 7 years, पिछले 7 सालों में द एक्चुअल रेशियो हैज कम डाउन फ्रॉम 28% टू 12%। ये एक्चुअल जो रेशियो है वो कम डाउन, यानी गिर गया है, 28% से 12% हो गया। कोई स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अधिकारी को भेजना ही नहीं चाह रहा है। नियम है 40% अधिकारियों को मिलाकर भेजना है, जो भेज नहीं रहे हैं। द प्रॉब्लम, ये देखिए आगे कह रहे हैं, द प्रॉब्लम मे बी रियल, यानी कह रहे हैं कि ये समस्या वास्तविक हो सकता है भारत सरकार के लिए, बट द कॉजेज आर डीपर, लेकिन इसका जो कारण है वो बहुत गहरा है। अनलाइक इन पास्ट, शायद ही ऐसा पास्ट में, व्हेन ऑफिसर्स वाइड विथ ईच अदर फॉर सेंट्रल डिप्यूटेशंस, जब ऑफिसर्स वाइड करते थे, यानी प्रतिस्पर्धा करते थे, VIED, वाइड यानी प्रतिस्पर्धा करना, एक दूसरे से करते थे सेंट्रल डिप्यूटेशंस के लिए कि हम सेंट्रल में जाएंगे, हम सेंट्रल में जाएंगे, विथ वाइड विथ ईच अदर टू सेंट्रल डिप्यूटेशंस। वाई आर ऑफिसर्स अनविलिंग टू डिप्यूटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट्स, ये प्रश्न में कर रहे हैं कि आज क्यों वो ऑफिसर्स अनिच्छुक हैं, नहीं जाना चाहते हैं सेंट्रल सरकार में। वो कारण भी बता रहे हैं, क्योंकि फर्स्टली पहला, द टॉक्सिक वर्क कल्चर, एक बहुत ही बोझिल कार्य का जो वहां पे संस्कृति हो गया है। अब यहाँ पे मोदी सरकार को घेरना शुरू कर रहे हैं। कल्चर अंडर द मोदी गवर्नमेंट्स, मोदी सरकार के अंडर। एंड सेकेंडली द वर्किंग कंडीशंस, और जो वहाँ की वर्किंग कंडीशंस है, स्पेशली द लॉन्ग वेट फॉर सुटेबल हाउस, एक लंबा इंतजार करना पड़ता है सुटेबल हाउस के लिए। थर्डली द ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन PMO, अधिक सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया है, केंद्रीयकरण कर दिया गया है सारे अथॉरिटी को PMO के अंडर में, प्रधानमंत्री ऑफिस के अंडर में। एंड द रिडक्शन ऑफ मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स टू नो मोर देन सबऑर्डिनेट्स, और मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स को रिडक्शन कर दिया गया है, यानी कम कर दिया गया है, उसके सबऑर्डिनेट चीज को छोड़कर, यानी उसके सहयोगी विषय वस्तु को छोड़कर मेन पोस्ट को हटा दिया गया, उस सारा को अटैच कर दिया गया है PMO के माध्यम से। PMO के माध्यम से सेक्रेटरीज वेट ऑन PMO, सारे सेक्रेटरीज, सारे सचिव वेट करते हैं PMO पर, यानी प्रधानमंत्री के जो ऑफिस है उस पर वेट करते हैं। एवरी मॉर्निंग टू रिसीव इंस्ट्रक्शंस, प्रत्येक मॉर्निंग इंस्ट्रक्शंस पाने के लिए। मोस्ट पैराग्राफ ऑफ बजट स्पीच आर रिटन इन PMO। अब देखिए भैया, बजट स्पीच के पैराग्राफ PMO में लिखना उचित तो नहीं है, ये कह रहे हैं, हालांकि विपक्ष है लेकिन जानते तो जरूर होंगे, लिखा जा रहा होगा तभी तो कह रहे हैं, लेकिन कोई कहीं ना कहीं हकीकत तो होगा। अब बताइए, फिनांस मिनिस्ट्री का काम PMO में हो रहा है, तो PMO का काम कहाँ, पाकिस्तान में थोड़ी होगा, मालूम नहीं। यानी ये सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, मोदी सरकार मात्र एक अधिकार पे काम कर रही है, हम ही सब है, ठीक है। देखिए जो भी उसके विरुद्ध में गया वो पार्टी से बाहर गया, ऐसे भी देख सकते हैं। फोर्थली द आर्बिट्ररी पोस्टिंग, जो आर्बिट्ररी पोस्टिंग किया जाता है, पोस्टिंग ऑफिसर्स मैनी रिमेंबर द ह्यूमिलेटिंग ट्रांसफर इफेक्टेड सुन आफ्टर द चेंज ऑफ मोदी गवर्नमेंट्स इन 2014। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, उस समय जो भी अधिकारियों सबको पोस्टिंग किया गया था उसको ह्यूमिलेटिंग करके, यानी उन लोगों को उपहास उड़ाकर, मजाक उड़ाकर उन लोगों का ये कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया था, ठीक है, मनमौजी तरीके से पोस्टिंग होता है। फिफ्थली यानी पांचवा, द ग्रोस डिले इन
इम्पेनलमेंट्स, ग्रोस डिले होता है यानी बहुत धीमा है इम्पेनलमेंट्स में, एंड प्रमोशन भी बहुत धीमा हो रहा है, इनका कहना है पी चिदम्बरम साहब का। प्राइम मिनिस्टर शुड फर्स्ट एड्रेस these negative aspects of working in central governments। प्राइम मिनिस्टर्स को अवश्य ही शुड यानी जितने नेगेटिव पहलू है उसको पहले हल करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए, एड्रेस मतलब हल करना चाहिए इन सेंट्रल गवर्नमेंट्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जितने सारी ये है काम के नेगेटिव पहलू उसको हल करना चाहिए। एज्यूमिंग दैट, कल्पना कीजिए या मान लीजिए कि द फर्स्ट अमेंडमेंट इज मोटिवेटेड, यदि पहला जो हमारा अमेंडमेंट जो है वो मोटिवेटेड बाय नीड यानी आवश्यकता है उसका, इसलिए ये अमेंडमेंट किया जा रहा है पहला, क्योंकि प्रचुर मात्रा में आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी केंद्र सरकार को नहीं मिल रहे हैं, इसलिए सरकार चाहती है कि हम अमेंडमेंट करें। ठीक है, मान लीजिए इट इज एविडेंट, ये साक्ष्य है कि द सेकेंड अमेंडमेंट इज मोटिवेटेड बाय, जो सेकेंड अमेंडमेंट्स है वो बिल्कुल ही मोटिवेटेड है यानी प्रेरित है। किससे प्रेरित है यही बताएंगे बेहतर, पकड़ कर रखना है, इनको छोड़ना नहीं है। मोटिवेटेड बाय प्योर मिलाइस मतलब द्वेष होता है यानी प्रेरित है बिल्कुल द्वेष विद्वेष से। जो सेकंड वो चाहते हैं बदलाव वो बिल्कुल मतलब विद्वेष है, उसमें कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक ना। इट विल कन्फर, ये जो सेकंड अमेंडमेंट है, इट विल कन्फर पावर ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये नियंत्रित कर देगा सारे पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट में इन स्पेसिफिक सिचुएशंस, विशेष परिस्थिति में, टू यूनिलेटरली समन एनी ऑफिसर्स टू सर्व अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। इस अमेंडमेंट्स के माध्यम से केंद्र सरकार किसी भी अधिकारी को समन भेज देगी यानी बुलावा भेज देगी, आइए आइए मोस्ट वेलकम, आइए आइए मोस्ट वेलकम करेगी, और उन लोगों को कोई वो कुर्सी देकर बैठा देगी, वहीं पर रहो तुम। जो अधिकारी उनको पसंद नहीं होगा उस स्टेट में उसको बुलाएगी, कहेगा उधर कुर्सी पर बैठो, बात खत्म तुम्हारा। इसलिए ये कहीं ना कहीं एक द्वेषपूर्ण तो है। आगे देखिए एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया दे रहे हैं। वी नो डैट, हम जानते हैं कि व्हाट द स्पेसिफिक सिचुएशंस, क्या वास्तविक सिचुएशंस होगा, परिस्थिति होगा, एंड विल बी सिचुएशंस है और होगा। दिस केस ऑफ रिटायरिंग चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल हु फेल टू रिसीव द प्राइम मिनिस्टर्स एट एयरपोर्ट्स, एंड अब जो वो रिटायरिंग ऑफिसर्स वेस्ट बंगाल का जो असफल रहे, प्रधानमंत्री को रिसीव नहीं किए थे, उनको लेकर बहुत कुछ केंद्र सरकार ने उन पे एक्शन किया, ये मालूम ही है। अगर उनके हाथ में ये रहता, उनको ऐसा ये दूसरा अमेंडमेंट रहता तो उनको डायरेक्ट बुलाता और सेंटर में कोई साइड में कुर्सी देकर बैठा देता। इसलिए वो करना चाहता है ये दूसरा अमेंडमेंट, दूसरा सुधार। जैसे कि दूसरा केस बता रहे हैं, द केसेस ऑफ पुलिस ऑफिसर्स हु फेल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी मिस्टर जेपी नड्डा आर ए फ्रेश इन मेमोरीज। ये हाल ही के ताजा उदाहरण हैं हम लोगों के दिमाग में। क्या हुआ जब वो पुलिस ऑफिसर्स फेल हो गए जेपी नड्डा को वेस्ट बंगाल में सिक्योरिटी देने में, तब उन पुलिस ऑफिसरों पर कितना केस ये हो गया, उन लोगों को बहुत सारा प्रयास किया गया सेंटर में बुलाने का। ठीक है, आगे चलते हैं। अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, यानी ये कह रहे हैं कि इसके एक वैकल्पिक सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि सुधार की। सुधार भी किया जाए तो ऐसा नहीं, अल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक सॉल्यूशन ढूंढे मोदी सरकार। प्रॉपर रिस्पॉन्स विल बी टू करेक्ट द नेगेटिव परसेप्शंस, एक प्रॉपर एक बेहतर कदम ये सही कर देगा सारे नकारात्मक परसेप्शंस को, सर्विस के परसेप्शंस को अंडर द मोदी गवर्नमेंट्स के अंडर के, एंड टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, और एक्सप्लोर किया जाए अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को, यानी ढूंढा जाए, तलाशा जाए वैकल्पिक सॉल्यूशंस। वन सजेशन इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रिक्रूटेड एनुअली। एक सजेशन मैंने उनका कहना है, एक सजेशन यह है कि आप एनुअली ज़्यादा संख्या में रिक्रूट करें, यानी भर्ती लें आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का, सो डैट ताकि abundance of officers will oblige the states governments to depute officers to central governments, ताकि स्टेट सरकार उन लोगों को सेंट्रल सरकार को दे सके, डिप्यूट कर सके। अब उसी के पास कम रहेगा तो कहाँ से देगा, तो इसलिए आप ज़्यादा रिक्रूट करें। मोदी सरकार जब भी आई है सरकारी नौकरी खाई है,
पता नहीं कैसे खा जाती है, हमें समझ में नहीं आता है। Another suggestion is to identify at the time of initial recruitment a small number of willing officers as a hardcore number willing officers as a hardcore। और जो सेकंड अनदर सजेशंस है, जो दूसरा यानी अनदर जो सजेशंस है, आइडेंटिफाइड दैट एट टाइम इनिशियल जब रिक्रूटमेंट होता है आईएएस और आईपीएस का, उसी समय एक छोटा सा कुछ विद्यार्थियों का, कुछ कैंडिडेट्स का टुकड़ी ले ले जो लोग केंद्र सरकार के काम को करने में इच्छुक हों, और अपॉइंट देम, और उसी से हम उन लोगों को अपॉइंट करें एक्सक्लूसिवली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, एज वाज प्रैक्टिस इन आईपीएस, जैसे प्रैक्टिस हुआ करता था आईपीएस में। अंडर मिस्टर नरेंद्र मोदी कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म हैज लॉन्ग बीन बैरिड। नरेंद्र मोदी के अगर देखा जाए तो कॉर्पोरेटिव जो फेडरलिज्म्स हैं यानी संघवाद हैज लॉन्ग बीन बैरिड, ये पूरे तरीके से दफनाया जा चुका है। बैरिड मतलब क्या होता है? दफनाया जा चुका है। यानी संघवाद की जो ये सहयोग वाला बात है, यानी वो नहीं चाहते हैं कि हम राज्य सरकारों को सहयोग करें, वो बिल्कुल दफना दिया गया है। कोई स्टेट, अगर खास करके स्टेट में कोई उनके विपक्षी का सरकार हो तो और नहीं चाहते हैं। वी हैव इंटर द फेज ऑफ कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म्स। आज हम लोग वैसे फेज में हैं, वैसे परिस्थिति में हैं जब ये फेडरलिज्म में आमना सामना है, यानी राज्य और केंद्र में आमना सामना है। इफ द मोदी गवर्नमेंट्स हैज इट वेज, यदि मोदी सरकार के पास ऐसा ही तरीका रहा, वी विल हैव द इंडियन बिहोल्डन सर्विस, तो हम सभी आभारी होंगे भारतीय सर्विस का। वी विल हैव यानी होना पड़ेगा, भारतीय सर्विस के आभारी होना पड़ेगा। द करेंट स्टेट विल, जो करेंट स्टेट्स विल बी रिड्यूस टू मेयर प्रोविंस, जो करेंट स्टेट्स हैं विल रिड्यूस टू मेयर प्रोविंस, वो रिड्यूस कर देंगे कुछ प्रोविंस को। एंड सर्विस को अंडर द मोदी गवर्नमेंट्स में will be reduced to servitudes, and service under the Modi governments will be reduced to servitudes। वो देखा जाए तो गुलामी की तरफ बढ़ जाएगा, चला जाएगा। यानी जो सर्विस होगा अंडर द मोदी गवर्नमेंट विल बी रिड्यूस टू सर्विट्यूड्स, वो रिड्यूस हो जाएगा, सर्विट्यूड्स की ओर नहीं जाएगा, गुलामी की ओर नहीं जाएगा। यही आज का टॉपिक है। आज का जो ये टॉपिक था ये बहुत इंटरेस्टिंग था। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, इसी तरह चैनल को लाइक करते रहिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह बढ़े। थैंक यू।